Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. This is Sumbal Nas. Today we will discuss about intellectual developmental disorder. Intellectual developmental disorder को DSM-5 में intellectual disability कहा जाता है. DSM-5 ने इसको ID और IDD का नाम दिया है. Intellectual disability एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है या न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, जिसमें जेनेटिक और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स दोनों मिलकर ब्रेन की डेवलपमेंट के अंदर चेंजेस करते हैं, या हम ये कहें कि ब्रेन की फंक्शनिंग को अफेक्ट करते हैं. इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वो डिसेबिलिटी है जिसमें हम ये कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में सिग्निफिकेंट लिमिटेशन होना, ना सिर्फ इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में बल्कि एडॉप्टिव बिहेवियर में भी प्रॉब्लम होना. इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग अगर हम बात करें तो ये जनरल मेंटल एबिलिटी को कहा जाता है, यानी एक बंदे की सोचने की सलाहियत, उसकी एब्स्ट्रैक्ट वे में सोचने की सलाहियत, लर्निंग कैपेसिटीज जो होती हैं, इसके अलावा छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कैपेसिटी या उसकी एबिलिटी, साथ ही किसी भी कॉम्प्लेक्स आइडिया को अंडरस्टैंड करने की सलाहियत और उसको कम्प्रीहेंड करने की सलाहियत. अगर हम किसी से अफेक्टिव वे में बात करें तो ये भी हमारी एक इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग है. किसी पजल को हम बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर पा रहे हैं, ये भी हमारी इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग है. यहीं पे ही हमने सिर्फ ये नहीं कहा कि इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में प्रॉब्लम, बल्कि साथ साथ हमने ये भी कहा कि उसके एडॉप्टिव बिहेवियर में, एडॉप्टिव फंक्शनिंग में प्रॉब्लम होगा. अभी बात यहाँ पे ये आ जाती है कि एडॉप्टिव फंक्शनिंग है क्या. एडॉप्टिव फंक्शनिंग ये है कि हाउ वेल अ पर्सन हैंडल हिज और हर लाइफ. एक बंदा कितनी अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी गुजार है, जैसे कि बहुत अच्छे से ड्रेसअप होना, उसकी ग्रूमिंग, फूड हैंडलिंग, मैनेजिंग मनी, इसके अलावा दोस्तों को बनाना, अपने कमरे को साफ कर लेना, सेल्फ केयर कर पाना, ये तमाम जितने भी एस्पेक्ट हैं ये एडॉप्टिव फंक्शनिंग में आएंगे. और अब इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग और एडॉप्टिव फंक्शनिंग को अगर हम कह दें कि इन दोनों में लिमिटेशन है, तो इसका ये मतलब हुआ कि एक इंसान की पूरी लाइफ डिस्टर्ब हुई है. उसका सोशल डोमेन, उसका आप कह लें कंसेप्चुअल डोमेन और उसका प्रैक्टिकल डोमेन, यानी उसको सोशलाइजेशन करने में प्रॉब्लम, उसको खुद की जिंदगी गुजारने में प्रॉब्लम. जॉब तो ऑब्वियसली वो नहीं कर पाएगा, एकेडमिक सेटिंग में भी उसको प्रॉब्लम होगी. तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बेसिकली वो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसमें एक बंदे की लाइफ बहुत बुरी तरह से अफेक्ट हो जाती है. एंड व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट डिसऑर्डर, तो डिसऑर्डर तभी हम डायग्नोज करते हैं जब किसी भी इंडिविजुअल की एक इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ फंक्शनिंग, चाहे वो सोशल लाइफ हो, चाहे वो उसकी प्रैक्टिकल लाइफ हो, चाहे वो उसकी पर्सनल लाइफ हो, वो अगर अफेक्ट हो रही है तो हम उसे डिसऑर्डर का नाम दे दें. न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स का होना, इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में प्रॉब्लम होना, एडॉप्टिव फंक्शनिंग में प्रॉब्लम होना, इस चीज की इंडिकेशन है. आप ये कह लें कि उसकी जिंदगी गुजारना उसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है. इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की एज ऑफ ऑनसेट है अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड. इसका ये मतलब हुआ कि बिफोर 18 इयर्स ऑफ एज. हम इसको डायग्नोज तो नहीं कह सकते, लेकिन इसके जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो ऑब्वियस हो जाते हैं. अगर हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की टाइप्स की बात करें तो फर्स्ट टाइप है फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम. फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम बेसिकली वो जेनेटिक या फिर मेडिकल कंडीशन है जिसमें रेंज ऑफ डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं. पेशेंट, एक बच्चा, डिफरेंट तरह के डेवलपमेंटल इश्यूज को फेस करता है, यानी कि उसकी लर्निंग के इश्यूज, उसकी कॉग्निटिव फंक्शनिंग में प्रॉब्लम और सबसे इम्पोर्टेंट उसकी लैंग्वेज और स्पीच में डिले होना. सेकंड टाइप है डाउन सिंड्रोम, जिसको हम अक्सर ट्राइसोमी के नाम से भी जानते हैं. इसमें 21st क्रोमोसोम का जो नंबर है वो उसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी हो जाती है, यानी जो हमारे क्रोमोसोम है उसमें 21st क्रोमोसोम की एक्स्ट्रा कॉपी बन जाना, जिसको ट्राइसोमी भी कहते हैं, वो एक इस तरह के फिजिकल, मेंटल और डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स को लीड करता है जिसको हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं. नेक्स्ट टाइप इज डेवलपमेंटल डिले. डेवलपमेंटल डिले वो डिसऑर्डर होता है जिसमें हम ये कह लें एक इंडिविजुअल की एज के अकॉर्डिंग उसके माइलस्टोन ना हो, यानी उसकी मोटर फंक्शनिंग, उसकी स्पीच, लैंग्वेज, उसकी कॉग्निटिव फंक्शनिंग और सबसे इम्पोर्टेंट बात उसकी सोशल स्किल अकॉर्डिंग टू एज ना हो. यानी अगर उस बंदे की जिसको डेवलपमेंटल डिले डिसऑर्डर है, अगर हम सोशल स्किल्स को, उसकी कॉग्निटिव स्किल्स को, लैंग्वेज स्किल्स को और उसकी मोटर फंक्शनिंग को कंपेयर करें किसी की एज के और किसी बंदे के साथ, उसका कंपैरिजन बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आप कह लें या ड्रास्टिक फर्क बताता हो. दूसरे बंदे के कंपैरिजन में उसकी स्किल्स बहुत ही कम है. और टाइप है फ्राइडर-विलाय सिंड्रोम. फ्राइडर-विलाय सिंड्रोम इज एक्चुअली अ मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर. इसमें ज्यादातर हाइपोटोनिया एक कंडीशन है वो अकर कर जाती है, यानी कि मसल टोन का टोटली आप कह लें कि डिमिनिश हो जाना, उसकी अपीयरेंस का भी, और एक इंडिविजुअल सकिंग, फीडिंग या फिर आप कह लें कि जो भी उसकी ओरल नीड्स हैं उनको वो प्रॉपर्ली सेटिस्फाई नहीं कर सकते. इस तरह के जो पेशेंट होते हैं उनका वेट बहुत ही कम होता है और उनकी जो ग्रोथ है वो भी बहुत ही स्लोली और ग्रेजुअली हो रही है. वो टाइप है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को, इसको FASD कहा जाता है, फीटल अल्कोहल स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर. वो मदर्स जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अल्कोहल कंज्यूम कर रही होती हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम होता है. और इन बच्चों के फिजिकल,
बिहेवियरल और लर्निंग इश्यूज आते हैं। अब ये जो थी ये टाइप्स थी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की। हम ये कह सकते हैं कि ये वो जेनेटिक या मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है। जाइलेक सिंड्रोम हो, डाउन सिंड्रोम हो, डेवलपमेंटल डिले डिसऑर्डर हो, अंडरविलाई सिंड्रोम हो, अल्कोहलिज्म डिसऑर्डर हो, ये तमाम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के टाइप्स हैं। या आप ये कह लें अगर किसी पेशेंट को ये डिसऑर्डर्स हैं, ये डिजीजेस हैं, ये सिंड्रोम्स हैं, उसके अंदर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के जितने भी बच्चे हैं, जितने भी क्लाइंट्स हैं, जितने भी पेशेंट हैं, उनका IQ लेवल किस तरह का हो। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो उसमें हम बड़ा ही आसानी से कह देते हैं कि एक इंडिविजुअल की इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में प्रॉब्लम, इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में प्रॉब्लम है, लेकिन उसमें इंटेलिजेंस का स्कोर क्या होना चाहिए। नॉर्मल इंडिविजुअल का जो इंटेलिजेंस का स्कोर है वो होता है 85 to 150 एडल्ट्स के लिए। बच्चे की अगर हम बात करें तो बच्चे की जो नॉर्मल IQ लेवल होगा वो तकरीबन होता है 90 से लेके 110। अगर 90 से 110 स्कोर आ रहा है एक बच्चे का तो वो नॉर्मल IQ लेवल। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को तब हम डायग्नोज करते हैं जब इंटेलिजेंस क्वोशिएंट की वैल्यू आ रही हो 70 to 75 या उससे भी। माइल्ड लेवल का कब होगा? तब IQ स्कोर 52 से लेके 69 तक लाई कर रहा है, वो माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का होगा। इसी तरह से अगर एक इंडिविजुअल है उसका स्कोर 36 to 51 जो है वो रेंज दे रहा है, वो मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का। अगर एक बंदा है स्कोर 20 से 35 आ रहा है इंटेलिजेंस का, वो स्वेयर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का शिकार है। और इसी तरह से अगर 19 या उससे कम आ रहा है तो वो प्रोफाउंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का शिकार है। डेफिनेशन में तो हमने सिर्फ ये कहा ना कि इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में प्रॉब्लम है, लेकिन किस लेवल की होगी वो, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी या उसका स्वेयरिटी लेवल क्या होगा, वो हमें यहाँ से बड़ा ही ऑब्वियस हो गया। अगर एक बंदे का स्कोर 19 या उससे कम है तो वो प्रोफाउंड का है। अगर एक बंदे का स्कोर 52 to 69 है तो वो माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का शिकार है। अब हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के कॉजेस की तरफ आते हैं। इसका फर्स्ट कॉज है लो पेरेंटल IQ, सेकंड इज पेरेंटल ड्रग एक्सपोजर, थर्ड वन इज इन्फेक्शन, फोर्थ इज क्रोमोसोमल abnormalities, fifth is environment, sixth is metabolism, seventh is birth complication, eighth is nutrition or diet, eighth one is genetic, and then brain injury. It is the leading cause of intellectual disability. If we talk about the symptom of intellectual disability, तो पहला है delayed milestone, second है aggression. Aggression is the major indication कि ये बंदा ID का हो सकता है। Sleep habit, eating habit दोनों डिस्टर्ब होंगी। मेमोराइज करने में चीजों को प्रॉब्लम होगा। डिफिकल्टी टू मास्टर एनीथिंग, कोई भी चीज सीखना चाह रहे हैं बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूम करेंगे तब उनको समझ आएगी। किसी छोटी से छोटी चीज को भी, छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए भी। सोशलाइजेशन में प्रॉब्लम होगा, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होगा। इसके साथ साथ स्कूल में कोई भी चीज वो सीख रही हैं यानी उनका कंसेप्चुअल डोमेन बहुत बुरी तरह से अफेक्ट होगा। ट्रबल इन टॉकिंग और टॉकिंग लेट, ये वही बात आ गई कि उसका जो लैंग्वेज माइलस्टोन है वो डिले होगा। साथ साथ उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग में या फिर लॉजिकल थिंकिंग में बहुत ही ज्यादा कहने के प्रॉब्लम। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया बेसिकली DSM-5 का एक क्राइटेरिया है जो कि डायग्नोसिस के लिए सेट किया गया है। और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया वही है जो हमने डेफिनेशन में डिस्कस किया, यानी एक इंडिविजुअल की इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में प्रॉब्लम और साथ साथ उसके एडॉप्टिव बिहेवियर में प्रॉब्लम। और हमने जो एज ऑफ ऑनसेट की बात की थी कि ये डिसऑर्डर अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड में आप कह लें कि स्टार्ट हो जाता है, इसके सिम्टम्स ऑब्वियस हो जाते हैं। यही डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है अकॉर्डिंग टू DSM-5 ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या फिर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इफ यू टॉक अबाउट द डिफरेंशियल डायग्नोसिस, तो एक तो है जी मेजर एंड माइल्ड कॉग्निटिव डिसऑर्डर। हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को डिफरेंशिएट करते हैं मेजर एंड माइल्ड कॉग्निटिव डिसऑर्डर, न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स। साथ साथ हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स, और फिर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं ASD यानी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स। मेजर और माइल्ड कॉग्निटिव डिसऑर्डर से हम इसको इस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जो है ये इसका एज ऑफ ऑनसेट है अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड, लेकिन कॉग्निटिव इश्यूज जाके होते हैं लेटर एजेस में, अडल्टहुड के बाद। ठीक है, जब उनका जो एज ऑफ ऑनसेट है वो लेट अडल्टहुड है या फिर आप कह लें कि ओल्ड एजेस में उनका ऑनसेट ऑब्वियस होता है। इसी तरह से हम बात करते हैं कम्युनिकेशन डिसऑर्डर की। तो कम्युनिकेशन डिसऑर्डर में सिर्फ और सिर्फ उनको अपनी बॉडी लैंग्वेज को ठीक तरह से वो डिलीवर नहीं कर पा रहे होते या फिर वो रिटन में उनको बोलने में इशू होगा। लेकिन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में लैंग्वेज से भी कहीं ज्यादा हम डिस्कस करते हैं इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में प्रॉब्लम, उसके बिहेवियर में,
डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर में प्रॉब्लम, लेकिन कम्युनिकेशन डिसऑर्डर में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ASD की बात करें तो ASD और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है वो आप कह लें कि साथ साथ भी जा रही होते हैं ये दोनों डिसऑर्डर, लेकिन ASD से हम इसको इस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं कि ASD के जो बच्चे होते हैं उनको सेम रूटीन को फॉलो करना, सेम ही तरह के रूल्स और प्रिंसिपल को फॉलो करना उनको बड़ा पसंद होता है। और ASD के जो बच्चे हैं उनमें सोशियो इमोशनल रेसिप्रोसिटी नहीं होती। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले जो बच्चे होते हैं उनसे अगर हम कंपैरेटिवली इनको देखें तो ये एक डिफरेंस है जो कि ASD को डिफरेंशिएट करता है ID से। इसके अलावा हमारे पास कुछ और कोमॉर्बिड या को अकरिंग डिसऑर्डर भी हैं। एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि ASD हो सकता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को, इसी तरह से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के पेशेंट को कम्युनिकेशन डिसऑर्डर भी हो सकता है, और इसी तरह से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के पेशेंट को बाद की एजेस में जाके मेजर या फिर माइल्ड कॉग्निटिव डिसऑर्डर हो सकता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द इफेक्ट्स कि किस तरह से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एक पेशेंट की लाइफ को अफेक्ट करती है। इनको एक तो स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए होती है ताकि अगर ये कुछ भी सीखना चाहते हैं, इवन अगर ये सेफ फूड हैंडलिंग भी सीख रहे हैं कि कैसे मुझे खाना जो है वो ठीक से खाना है, तो उसके लिए भी इनको बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिव किस्म की ट्रेनिंग और टीचिंग की जरूरत होती है। इसके साथ साथ कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम सॉल्व करने में, इवन के अगर चीजों को ऑर्गेनाइज भी करना है तो उसमें भी इनको सब्सटेंशियल सपोर्ट की जरूरत होती है। इनेबिलिटी टू एस्टैब्लिश इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, जाहिर सी बात है कि एक बंदा उसकी इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग ही इतनी खास नहीं है या फिर उसको सोशलाइजेशन का तरीका ही नहीं आता, तो उनके जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होंगे वो बहुत ही ज्यादा आप कह लें कि बैडली अफेक्ट हुए में होंगे। या तो वो रिलेशनशिप बना ही नहीं पाते, और अगर होते भी हैं तो वो उनको मेंटेन नहीं कर पा रहे होते। नॉट बीइंग एबल टू लिव ऑन देयर ओन, हर वक्त उनको सपोर्ट की जरूरत, कोई ना कोई बंदा हर वक्त उनके पास मौजूद होना चाहिए जो उनकी केयर कर सके। सुसाइडल थॉट्स एंड बिहेवियर, ये भी उनकी लाइफ पे बहुत बड़ा कहने के असर होता है। जब जाहिर सी बात है वो खुद का कुछ नहीं कर पा रहे, पर्सनल केयर नहीं कर पा रहे, उनको कुछ चीजें कुछ समझ नहीं आ रही, वो फिर सुसाइडल थॉट्स की तरफ जाते हैं, इवन कि वो अटेम्प्ट भी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के डायग्नोसिस के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है IQ मेजरमेंट, कि हम कह देते हैं कि अगर IQ किसी भी इंडिविजुअल का 70 से कम आ रहा है तो हम उसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डायग्नोस कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम डिफरेंट तरह के लैब्स और जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए कि कौन सा जो है वो मेडिकल डिसऑर्डर या फिर मेडिकल डिजीज, कोई सिंड्रोम अकर कर रहा है जिसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम हुआ। इसके साथ साथ हम क्लिनिकल जजमेंट और स्केल्स यूज करते हैं, और साथ साथ फैमिली मेडिकल हिस्ट्री, प्रेगनेंसी डेवलपमेंट हिस्ट्री या प्रेगनेंसी की कंप्लीट हिस्ट्री, एनवायरनमेंट ऑफ द होम को हम लेते हैं, मतलब एक कंप्लीट इनटेक हम ले लेते हैं। और साथ साथ हम क्या करते हैं, डिफरेंट तरह के साइकोलॉजिकल टेस्ट अप्लाई करते हैं। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट इज द फॉरमोस्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट टूल, जिससे हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बच्चों की लाइफ को बहुत बेहतर बना सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव पेरेंट स्किल ट्रेनिंग। जाहिर सी बात है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बच्चों के लिए हमने ये कहा कि उनको हर वक्त एक सब्सटेंशियल सपोर्ट की जरूरत है, तो उनके पेरेंट्स को अगर हम सिखाएंगे तो वो बच्चे को ठीक तरह से हैंडल कर पाएंगे, और बच्चे को भी सिखाने के लिए उनके पेरेंट्स को सिखाना ज़रूरी है, क्योंकि एक ट्रेनर, एक टीचर हर वक्त उनके साथ मौजूद नहीं रह सकता, बल्कि उनके पेरेंट्स ही होते हैं जो 24/7 उनके साथ मौजूद होते हैं। इसके साथ साथ हम साइको एजुकेशन करा सकते हैं, यानी उनको बताएं कि प्रॉब्लम क्या है, कि जब हमें अपने प्रॉब्लम्स का पता चल जाए या हम उनके पेरेंट्स को अवेयर कर दें या फिर उस बच्चे को अवेयर करा दें, बच्चे को तो अवेयर कराना थोड़ा मुश्किल होता है, पेरेंट्स की हम साइको एजुकेशन कर सकते हैं कि आपका बच्चा इस तरह की प्रॉब्लम का शिकार है एंड हाउ यू हैव टू हैंडल योर चाइल्ड, ये साइको एजुकेशन है। नेक्स्ट, कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन, दिस इज द फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि सोशलाइजेशन में इन बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन बहुत ही ज़रूरी है इस तरह के बच्चों के लिए। फिर इसके साथ साथ एजुकेशन प्लान बनाए हम उनको, क्योंकि ये नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं सीख सकते, इनको मास्टरी किसी भी छोटी से छोटी चीज़ में भी मास्टरी करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा ये स्लो लर्नर्स होते हैं, तो इनके एजुकेशनल प्लान बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ हम पेरेंटल काउंसलिंग भी कर सकते हैं। जाहिर सी बात है कि पेरेंट्स इस तरह के बच्चों के साथ इतना ज़्यादा टाइम गुजार रहे हैं तो वो फिर क्या करेंगे कि डिफरेंट तरह के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का शिकार होने लग जाएंगे, तो उनकी काउंसलिंग जो है वो इन बच्चों की लाइफ को भी बेहतर बना सकती है और उनकी अपनी लाइफ को भी बहुत बेहतर बना सकती है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बच्चों के लिए अगर हम मेडिकेशन की बात करें तो डिफरेंट तरह के एंटी साइकोटिक, एंजोलिटिक, एंटी डिप्रेसेंट, मूड स्टेबलाइजर उनको दिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पेशेंट, एक तो उनकी कोमॉर्बिड कंडीशंस को देखते हुए, एक तो उनकी अपनी प्रॉब्लम को देखते हुए, जिस तरह की मेडिसिन उनको चाहिए वो साइकेट्रिस्ट और डॉक्टर
डॉक्टर उनको प्रिस्क्राइब करते हैं। और ना ही सिर्फ ये मेडिसिन बल्कि इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन जो कि मल्टीविटामिन हो गए और मतलब ये प्रिस्क्राइब किए जाते हैं उनकी डाइट को भी बेहतर बनाने के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक था इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इट वाज रियली एन इंटरेस्टिंग टॉपिक। आप कह लें कि बहुत ही जो है वो कम्प्लेक्स टॉपिक है जिसको अगर हम ये कहें कि हम डेप्थ में स्टडी करें तो इट विल टेक मच मोर टाइम। बट आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में काफ़ी समझ आया होगा। सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।